चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। बोल रखा है कि ये जो 6 to the power n है, इसमें आप n की अलग अलग वैल्यू डाल सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर। क्या कोई ऐसा नंबर होगा जिसका लास्ट डिजिट 0 निकल के आए, जिसका लास्ट डिजिट 0 निकल के आए? जैसे अगर मैं n की वैल्यू 1 डालूं तो 6 1 कितना होता है 6। अगर मैं n की वैल्यू 2 डाल दूं तो 6 6 36। 6 की वैल्यू 3 डाल देता हूं तो 6 × 6 × 6 तो कितना वैल्यू हो जाता है 6 × 6 × 6 216। 6 की वैल्यू 4 डालने जाऊं तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाता है 1296। मुझे एक चीज तो साफ साफ पता चल रही है कि n की मैं कोई भी वैल्यू डालूं, लास्ट डिजिट तो उसने 6 ही देना है, लास्ट डिजिट तो उसने 6 ही देना है। कोई भी वैल्यू डाल के देखो, लास्ट डिजिट 6 ही आ रहा है, तो इसका मतलब ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिसकी वैल्यू मैं n की जगह पर डालूं और आखिरी डिजिट 0 निकल के आए, आखिरी डिजिट 0 निकल के आए। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया। बट यहां पर हम कैसे दिखाएंगे उस चीज को? तो यहां पर दिखाने का तरीका देखो क्या है। आप ऐसा लिखोगे कि जो ये 6 to the power n है, ये होगा 2 × 3 का पावर n, ऐसे लिखा जाएगा। 6 to the power n को क्या मैं 2 × 3 का पावर n डाल सकता हूं? क्या यहां पर कोई फैक्टर 5 नाम का कोई फैक्टर है? क्योंकि देखो आखिरी डिजिट 0 आने का मतलब क्या है कि उसमें वो उसका एक फैक्टर 5 होना चाहिए, क्योंकि जिनका भी आखिरी डिजिट 0 होता है, जिनका भी आखिरी डिजिट 0 होता है वो 5 से डिविजिबल होते हैं। यस और नो? जैसे 5 से कौन डिविजिबल है? 10। चलो पहला 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, ऐसे करके लेट्स से 100 है ना? ये सारे नंबर 5 से डिविजिबल है। आखिरी डिजिट 0 किसके पास है? तो चलो मैं ये 15 को हटा देता हूँ, ये इसको हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि बात किसकी की जा रही है? जिसका आखिरी डिजिट क्या होना चाहिए 0। तो 10 हो गया, 20 हो गया, 100 हो गया, चलो एक 30 और जोड़ दो यहाँ पे, 30 हो गया, 40 हो गया, इन सबका आखिरी डिजिट 0 है। और अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो ये जिनका भी आखिरी डिजिट 0 होता है ये इजीली 5 से डिविजिबल होते हैं, ये इजीली 5 से डिविजिबल होते हैं। ये क्यों इजीली 5 से डिविजिबल होते हैं? क्योंकि इन सब का एक फैक्टर 5 जरूर होता है। जैसे 10 का एक फैक्टर 5 है, यस 2 5 20 का एक फैक्टर 5 है, यस 2 × 5 × 2। 30 का है, यस 2 × 5 × 3, है कि नहीं? तो जो भी जिनका भी आखिरी डिजिट 0 होता है, जिन नंबर का भी आखिरी डिजिट 0 होता है वो 5 से डिविजिबल होते हैं, और 5 से वही डिविजिबल होते हैं जिनका फैक्टर 5 होता है। यहां पर आपको कोई फैक्टर 5 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब इसका आखिरी ये कभी भी 5 से डिविजिबल नहीं होगा, और इस वजह से इसका आखिरी डिजिट भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखोगे? सिंस फैक्टर ऑफ 6 to the power n do not contain 5, hence it will not be divisible by 5 and also will not have 0 as a last digit, and also will not have 0 as the last digit. Factor of 6 to the power n do not contain 5, hence it will not be divisible by 5 and also will not have 0 as a last digit, because last digit 0 उन्हीं का हो सकता है, लास्ट डिजिट 0 उन्हीं का हो सकता है जो 5 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, समझ लिया? तो आंसर आपको एग्जाम में बस इतना ही लिखना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 and 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। पूछ रहा है आपसे कि बताओ ये दोनों कंपोजिट नंबर क्यों है? एक होते प्राइम नंबर, एक होते कंपोजिट। प्राइम नंबर वो जो किसी से डिविजिबल होते ही नहीं है। तो प्राइम नंबर का अगर आप फैक्टर निकालने को जाओ तो या तो वो नंबर खुद ही होता है या तो 1 होता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 7 का फैक्टर निकालने जाऊं, 7 को 1 × 7 ही लिख सकते हो। तो प्राइम नंबर में या तो वो नंबर खुद ही उसका फैक्टर होता है या तो 1 होता है। जैसे 11 है,
11 को क्या लिखा जाएगा 1 इंटू 11, कोई और ऑप्शन है आपके पास नहीं है। तो 11 में 11 का खुद का फैक्टर एक वो खुद ही है, 11 का फैक्टर एक वो खुद ही है और एक 1 है, 13, 1 इंटू 13। तो ये जो भी प्राइम नंबर होते हैं एक फैक्टर तो उनका वो खुद ही होते हैं और एक 1 होता है, और प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी जो नंबर बचे दे आर कंपोजिट नंबर। सो कंपोजिट नंबर में आपको दूसरे टाइप के फैक्टर्स भी दिखाई देंगे, वो नंबर खुद और 1 को छोड़ करके, ठीक है। तो चलो एक बार जरा देख लेते हैं यहां पर जो ये नंबर है वो क्या है। ये फर्स्ट नंबर क्या है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि 13 इसके पास भी है 13 इसके पास भी है, 13 कॉमन ले सकता हूं, यस। अंदर क्या बचेगा, देखो ये अपने आप में एक पूरा नंबर है और ये अपने आप में एक नंबर है, इस नंबर में से मैं 13 कॉमन ले लेता हूं, अंदर क्या बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 13 में से 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1, ठीक है। आप ऐसे समझो ये पूरा एक नंबर है और ये एक नंबर है, तो इस पूरे नंबर में से अगर आपने 13 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा 7 इंटू 11 प्लस 13 में से 13 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा 1। अच्छा कई बार बच्चे क्या कर देते हैं 13 में से 13 बाहर चला गया तो 0 बच गया, माइनस थोड़ी कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। मल्टीप्लाई करते वक्त डिवाइड करते वक्त 0 नहीं आता 1 आता है, परफेक्ट डिविजिबल होगा 1 आएगा, ठीक है। तो यहां पर 1 आएगा 0 नहीं आएगा। तो ये क्या बना 13 इंटू 7 11 77 प्लस 1, तो 13 इंटू 78, 13 इंटू 78। तो मुझे एक चीज बताओ 13 एंड 78, अच्छा 78 को अगर मैं तोड़ूं तो ये फर्दर और नंबर में डिवाइड हो सकता है, तो टूट गया ना ये नंबर। इतना जो बड़ा नंबर है ये अलग अलग नंबर्स में टूट गया। अगर ये अलग अलग नंबर्स में टूट गया तो इसका मतलब ये क्या है कंपोजिट नंबर ही तो है। कंपोजिट नंबर ही तो वो नंबर होते हैं जो अलग अलग नंबर्स में टूट जाते हैं। 78 को तोड़ लो फर्दर, 78 और आगे टूटेगा। तो जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो कई सारे नंबरों में टूट जाते हैं, जैसा 12 हो गया, 12 कई सारे नंबरों में टूट जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 टूट गया ना, 2 इंटू 2 इंटू 3। वैसे ये वाला जो नंबर है ये टूट गया 13 इंटू 78, 78 को और तोड़ दोगे तो और आगे बढ़ जाएगा ये, ठीक है। देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो क्या लिखोगे यहां पे लिखोगे सिंस नंबर कैन बी expressed as 13 into 78, therefore it is a composite number, क्योंकि हम इस नंबर को 13 into 78 करके एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस वजह से एक कंपोजिट नंबर है। क्योंकि अगर प्राइम नंबर होता तो हम इसको ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे। अगला देखो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसको एक नंबर मान के चलो, इसको एक नंबर मान के चलो। यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 5, अंदर क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1, तो ये 5 हो गया। अब उसके बाद ये नंबर कितना हो गया 3 टू 6 24, ठीक है। यहाँ पे 24 ये हो गया और 42 ये हो गया, हाँ। तो कितना हो गया ये 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, 4 4 8 9 10, 1008। तो ये वैल्यू कितनी आई 1008 प्लस 1, तो ये वैल्यू कितना हुआ 5 इंटू 5 इंटू 1009, 5 इंटू 1009, यही बना। तो अगेन इसका भी एक्सप्लेनेशन वही है कि ये जो नंबर है उसको हम कम से कम 2 नंबर का मल्टीपल लिख सकते हैं। देखो चेक करो 1009 क्या फर्दर टूट सकता है, टूट सकता है तो भी ठीक है, नहीं टूट सकता है तो भी ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 2 अलग अलग नंबर का मल्टीपल आ गया ना। जो प्राइम नंबर होते हैं वो टूटते नहीं है अलग अलग नंबरों में, वो सिर्फ अपने में
और 1 में ही कन्वर्ट होते हैं, अपने में और 1 में कन्वर्ट हुआ तो भी क्या ही कन्वर्ट हुआ। तो इसीलिए सेम इसका भी लिखोगे कि सिंस द नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 5 into 1009 therefore it is a composite number। ठीक है, therefore it is a composite number। क्लियर बच्चे लोग, समझ में आया कि नहीं? ऑलराइट, तो एक बार आंसर चेक कर लेंगे। पहले वाला 13 into 78 में डिवाइड हो जाता है, हाँ 13 into 78, दूसरा वाला 5 into 1009। अब चलो जो भी है उसका वो देख लेना आप लोग, ये सेम स्टेटमेंट वापस लिख देना। ओके, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक 18 minutes to drive 1 round of the field while Ravi take 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? देखो क्या बोल रखा है यहाँ पे कि ये ना क्या कर रहे हैं कि एक चक्कर लगा रहे हैं, एक ग्राउंड का चक्कर लगा रहे हैं ये लोग। तो यहां से स्टार्ट किया किसने, एक इसको पकड़ लेते हैं, कौन है ये, पहले वाला है सोनिया। सोनिया ग्राउंड का चक्कर लगा सकती है 18 मिनट में। ठीक है, सोनिया 18 मिनट में चक्कर लगा सकती है, जबकि जो इसमें दूसरा कैरेक्टर है वो है कौन, रवि। रवि भी जो चक्कर लगा सकता है वो कितने, 12 मिनट में। रवि 12 मिनट में चक्कर लगा सकता है। तो आपसे पूछा गया है अगर एक ही टाइम में वो स्टार्ट करेंगे तो कितने मिनट बाद दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने मिनट बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, कितने मिनट बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, तो देखो होगा ये, जब ये दोनों एक साथ भागेंगे रवि आगे निकल जाएगा, क्योंकि रवि को कम टाइम लगता है, रवि आगे निकल जाएगा, सोनिया पीछे पीछे आ रही है। फिर धीरे धीरे करके उनके बीच में जो गैपिंग है वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि होते 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 वापस वो लोग एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे, वापस वो लोग एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर दो ही चीजें निकालनी पड़ सकती हैं, या तो हमको HCF निकालना पड़ सकता है या LCM, यही होता है बस। जब कभी भी ऐसा कोई केस हो, दो अलग अलग वैल्यूज का कोई केस हो और बोला जाए कि क्या क्या हिसाब किया जाए कि दोनों के लिए आउटपुट सेम ही निकले, तो ऐसे में हमको HCF निकालना होता है या LCM निकालना होता है। सवाल यहाँ पर ये है। तो एक है 18 मिनट और एक है यहाँ पर 12 मिनट। तो जब इन दोनों ने भागना चालू किया, कितनी देर बाद, कितने टाइम बाद वो एक साथ आकर के वापस मिलेंगे। तो HCF निकालना है या LCM निकालना है, बच्चे बस इसी में कंफ्यूज होते हैं कि HCF निकालना है या LCM निकालना है। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, जब ये दोनों भागना चालू करेंगे, रवि आगे आगे निकल चुका है, यहां से रवि आगे आगे निकल चुका है, सोनिया पीछे पीछे आ रही है, तो इन दोनों का जो वापस मिलाप होगा वो एक चक्कर होने से पहले ही हो जाएगा या एक चक्कर से ज्यादा चक्कर लगेंगे, क्या लगता है आपको? इन दोनों का, ये रवि आगे निकल चुका है, रवि आगे निकल चुका है क्योंकि रवि की स्पीड ज्यादा है, तो ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या पहले ही राउंड में मिल जाएंगे या मल्टीपल राउंड लगेंगे उनको मिलने के लिए? ऑब्वियसली मल्टीपल राउंड लगेंगे, क्योंकि पहले राउंड में तो गैपिंग बढ़ता चला जाएगा, इनके बीच में बढ़ता चला जाएगा। अगर सोनिया अपनी स्पीड बढ़ा लेती है, रवि से ज्यादा कर लेती है, तो हो सकता है कि पहले ही राउंड में वो रवि को कैच कर जाएगी, पर वो अपनी स्पीड तो बढ़ा नहीं रही है। इसका मतलब अगर रेस एक ही चक्कर की हुई तो कंफर्म रवि आगे ही रहेगा और सोनिया पीछे ही रहेगी। तो एक चक्कर में तो ये मिल नहीं सकते, एक चक्कर से ज्यादा का चक्कर लगेगा, एक चक्कर से ज्यादा का चक्कर लगेगा। एक चक्कर रवि के लिए 12 मिनट का है, सोनिया के लिए 18 मिनट का है, तो इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो 12 मिनट 18 मिनट से भी बड़ा होगा, क्योंकि एक चक्कर में रवि को 12 लग रहा है, सोनिया को 18 लग रहा है, और इन दोनों का जो मिलाप होगा, ये दोनों जब मिलेंगे वो एक चक्कर से ज्यादा चक्कर लगेंगे। एक चक्कर से अगर ज्यादा चक्कर लगेंगे तो कंफर्म बात यह है कि जो टाइम होगा वो 12 मिनट 18 मिनट से ज्यादा ही रहेगा। और वो कॉन्सेप्ट याद है आपको HCF और LCM वाला, कि HCF की वैल्यू नंबर से कम होती है
और एलसीएम की वैल्यू नंबर से ज्यादा होती है, क्योंकि यहां पर एक चक्कर से ज्यादा चक्कर लग रहे हैं तो टाइम ऑब्वियसली 18 मिनट 12 मिनट से ज्यादा लगेगा। तो क्या लॉजिक लगेगा? एलसीएम। क्या लॉजिक लगेगा? एलसीएम। ठीक है, तो यहां पर आप निकालेंगे इन दोनों का एलसीएम। क्लियर बच्चे लोग? समझ में आया? समझ में आया? तो ये एक हिसाब है। तो एलसीएम निकालो। ओके, यहां तक तो एचसीएफ आ जाता। एक और स्टेप, 3 1 = 3 2 1 2 1 = 2। सो एलसीएम विल बी, इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 2 × 3 × 3 × 2। तो कितना आएगा? 2 3 = 6 18 36 मिनट। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना है? 36 मिनट। तो क्या लिखूंगा? देयरफॉर they will meet after 36 मिनट। they will meet after 36 मिनट। ठीक है, वो 36 मिनट बाद मिलेंगे। एक बार लॉजिकली इसको वैलिड करके देख लेते हैं कि क्या ये बात सही है। सुनो ध्यान से, जब टाइम की वैल्यू 0 थी तब रवि निकला पहले। ठीक है, जब टाइम की वैल्यू 0 थी रवि निकला कितने? 36 मिनट बाद। 12 मिनट में एक चक्कर, सुनो ध्यान से सुनो, 12 मिनट में एक चक्कर, अगले 12 24, अगला 12 36। तो रवि 36 मिनट बाद यहां पर होगा, क्योंकि एक चक्कर अगर 12 में लग रहे हैं तो 36 मिनट में 3 चक्कर लगेंगे। 36 मिनट में 3 चक्कर, तो एक चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, तो 3 चक्कर में रवि वापस वहीं पर ही होगा। सोनिया को देखते हैं। सोनिया को 18 मिनट लगता है और समय दिया गया 36 मिनट। ऑब्वियसली अगर एलसीएम 36 आया है तो 36 तो इसको भी मिला हुआ टाइम। तो एक चक्कर सोनिया ने 18 मिनट में किया, अगला चक्कर 18 में करेगी तो टोटल 36 हो गया। तो 36 में अगेन सोनिया भी यहीं पर ही पहुंच गई। ठीक है, तो 36 मिनट में रवि के 3 राउंड हो गए, जबकि सोनिया के 2 ही राउंड हुए। वापस वो स्टार्टिंग में मिल गए। क्लियर है एवरीवन? सो इस वे में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एचसीएफ लगेगा या एलसीएम लगेगा, बस इतना ध्यान में रखो कि जो आंसर निकल के आएगा वो उनसे कम होगा या उनसे ज्यादा होगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1.2 पे आएंगे। प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। तो रैशनल एंड इर्रेशनल ये तो आपको पता ही है। रैशनल नंबर वो जिनको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, एंड इर्रेशनल वो जिनको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। जो रैशनल नंबर होते हैं उनके जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं या तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। एंड इर्रेशनल कौन? जिसके डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो उनको इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। तो पहला तरीका तो क्या हो गया कि प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। बोलो सामने वाले को कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के देख लो। कैलकुलेटर उठाओ, √5 की वैल्यू निकाल के देखो। तो अगर √5 की वैल्यू जो आप डेसिमल एक्सपेंशन निकाल रहे हैं अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो तुरंत पता चल जाएगा कि वो इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, ये मेथड नंबर 1 है। लेकिन हमें ये वाला मेथड यूज नहीं करना है, हमें एक दूसरा मेथड यूज करना है जिसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो क्या है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन? देखो, प्रूफ करना है कि √5 इर्रेशनल है। ये करने से पहले हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि √5 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, हम क्या एज्यूम करेंगे? √5 एक रैशनल नंबर है। अगर √5 एक रैशनल नंबर है तो जो √5 है वो p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा, क्योंकि जो रैशनल नंबर होते हैं उनकी खासियत क्या होती है कि वो p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाते हैं। राइट, तो हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि √5 एक रैशनल नंबर है। प्रूफ करने को बोला है कि ये इर्रेशनल है, पर हम क्या बोल रहे हैं? मान लेते हैं रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो ये p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा। अगर ये p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा तो आगे चल करके जो रैशनल वाली प्रॉपर्टीज हैं वो देगा। इसने दिया क्या? वो प्रॉपर्टी नहीं दिया। इसका मतलब ये क्या है? इर्रेशनल है। जैसे कोई आपसे बोले कि प्रूफ करो कि तुम्हारा फ्रेंड टेररिस्ट नहीं है, जस्ट एग्जांपल, किसी ने बोला प्रूफ करो कि आपका जो फ्रेंड है वो टेररिस्ट नहीं है, तो हम कैसे इसको प्रूफ करते हैं? हम बोलेंगे चलो मान लिया वो टेररिस्ट है। अगर वो टेररिस्ट होता तो उसने लोगों को मारा होता क्या? उसने लोगों को मारा क्या? नहीं मारा। इसका मतलब वो टेररिस्ट नहीं है। तो ये जो मेथड है ये कौन सा मेथड है? बाय कॉन्ट्राडिक्शन। सामने वाले ने प्रूफ बोला आपको कि प्रूफ करो वो टेररिस्ट नहीं है, तो आपने खुद से बोला कि चलो मान लेते हैं वो टेररिस्ट है। अगर टेररिस्ट होता तो वो ऐसा ऐसा करता,
किया क्या उसने, नहीं किया, इसका मतलब वो टेररिस्ट नहीं है। इसी मेथड को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। क्या बोलते हैं इसको, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो यहां पर भी एग्जैक्टली हमको वही करना है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो हम ये मान के चलेंगे कि ये रैशनल है, रैशनल है तो p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है। अच्छा रूट 5 ही क्यों हो सकता है, क्वेश्चन में दिया हो प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल, हो सकता है दिया हो रूट 2 इज इरेशनल, है ना। तो मैं क्या करता हूं कि आपको एक कॉमन फॉर्मेट बता देता हूं, उसी फॉर्मेट में बस आपको वैल्यू चेंज करते रहनी है। बोल रहा है रूट 5 तो रूट 5 डाल दो, बोल रहा है रूट 7 डाल दो, बोल रहा है रूट 3 डाल दो, बोल रहा है रूट 2 डाल दो, ठीक है। तो जो कॉमन फॉर्मेट है वो लेके चलते हैं। तो मान लेते हैं क्वेश्चन ये है प्रूव रूट n इज इरेशनल। मान लेते हैं क्वेश्चन ये है प्रूव रूट n इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो भाई अगर ये इरेशनल नंबर है तो कैसे लिखेंगे, देखो let us assume root n is rational। let us assume root n is rational, मान लेते हैं root n rational है। अगर ये root n rational है therefore root n को हम लोग p by q के फॉर्म में लिख सकते थे, p by q इक्वल टू रूट n, क्योंकि जो भी रैशनल नंबर होते हैं उनको हम p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। आपको देखो ये फॉर्मेट याद रखना है, बाद में आपको सिर्फ n की वैल्यू चेंज करते रहनी है। 5 बोला तो यहाँ 5 डाल देना, 7 बोला तो यहाँ 7 डाल देना एंड सो ऑन, ठीक है। तो शुरुआत यहाँ से होगी। लेट अस एज्यूम रूट n इज रैशनल। अगर रूट n रैशनल है तो वो p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है, राइट। अच्छा एक और चीज यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये जो p एंड q होते हैं, p एंड q आर को प्राइम, साइड में मैं लिख देता हूँ, ये जो p एंड q होते हैं आर को प्राइम, को प्राइम का मतलब क्या होता है कि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे कि 2/7 एक इरेशनल नंबर है, 2/7 इज एन इरेशनल नंबर। 2 और 7 में कुछ है कॉमन नहीं है, क्योंकि कॉमन होगा तो वैसे भी कट जाएगा, कुछ मिलेगा भी नहीं आपको। सो 2/7 क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो p एंड q जो होते हैं वो को प्राइम होते हैं, ठीक है। सो मान लेते हैं रूट n एक रैशनल नंबर है, तो अगर वो रैशनल नंबर है तो p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस होना चाहिए, ओके। तो इसका मतलब p शुड बी इक्वल टू रूट n टाइम्स इंटू q, q उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, p इक्वल टू रूट nq, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। सो p स्क्वायर इक्वल टू n इंटू क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर इक्वल टू n इंटू क्यू स्क्वायर, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। p स्क्वायर इक्वल टू n इंटू क्यू स्क्वायर। इससे एक बात पता चलती है कि n इज द फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। इससे ये पता चलता है कि n p स्क्वायर का एक फैक्टर है। अगर n p स्क्वायर का फैक्टर है सो n इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ p। अगर कोई चीज p स्क्वायर का फैक्टर होगा तो p का भी तो फैक्टर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए 81 का एक फैक्टर 9 निकल के आता है, राइट। क्या मैं 81 को 9 स्क्वायर बोल सकता हूं ना। तो 9 स्क्वायर का फैक्टर अगर 9 है तो 9 का भी तो एक फैक्टर 9 होगा, है कि नहीं। अगर 9 स्क्वायर का फैक्टर 9 है तो 9 का भी तो फैक्टर 9 ही होगा। तो अगर n p स्क्वायर का फैक्टर है तो n p का भी तो फैक्टर होगा, ठीक है, n p का भी तो फैक्टर होगा। सो अगर n p का फैक्टर है, अगर n p का फैक्टर है तो इसका मतलब ये हो गया कि p विल बी इक्वल टू n मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, लेट्स से m, क्योंकि जब भी कोई नंबर किसी का फैक्टर होता है तो उसके साथ एक और नंबर भी तो जुड़ा होता है, और वो नंबर कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो q ही हो, वो कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है। सो p इज इक्वल टू nm, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। बच्चे लोग समझ में आया। मान लेते हैं कि रूट n एक रैशनल नंबर है। अगर रूट n रैशनल नंबर है तो p by q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट n। सो p इक्वल टू रूट n इंटू क्यू, दैट मीन्स p स्क्वायर इक्वल टू n इंटू क्यू स्क्वायर। इसका मतलब n इज द फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। अगर n p स्क्वायर का फैक्टर है तो इसका मतलब n p का भी फैक्टर होगा, इसका मतलब p विल बी इक्वल टू n टाइम्स n, ठीक है। समझ में आया इतना, ऑलराइट, इतना हो गया। अब उसके बाद ये जो p है इसकी वैल्यू n m के बराबर है, ठीक। तो p स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये जो p स्क्वायर है ये किसके बराबर होगा, n स्क्वायर m स्क्वायर के बराबर होगा। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3। अगर p nm के बराबर है तो p स्क्वायर किसके बराबर होगा, n स्क्वायर m स्क्वायर के बराबर होगा। अब आप एक चीज देखो, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 3,
इस पहली वाली इक्वेशन को देखो और इस तीसरी वाली की इक्वेशन को देखो, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, वी स्क्वायर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड सेम होगा, दोनों का राइट हैंड साइड सेम होगा। इसका मतलब n इंटू क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू n स्क्वायर m स्क्वायर। n इंटू क्यू स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी, n स्क्वायर m स्क्वायर के बराबर होगी। अब यहां पर क्या होगा, n से ये स्क्वायर कैंसिल, दैट मीन्स क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू m स्क्वायर। इससे क्या पता चलता है, विच इम्प्लाइज n इज द फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर। अगर n क्यू स्क्वायर का फैक्टर है, इसका मतलब n इज द फैक्टर ऑफ q। अगर n क्यू स्क्वायर का फैक्टर है तो इसका मतलब n q का भी फैक्टर होगा। अब यहां से इस चीज को समझिए, जरा इस चीज को ध्यान से समझिए, एक ये वाली स्टेटमेंट को समझिए और एक इस वाली स्टेटमेंट को समझिए, इन दोनों स्टेटमेंट को। ये बोलता है n p का फैक्टर है, ये बोलता है n q का फैक्टर है। दैट मीन्स n is the factor of both p and q। इससे क्या पता चलता है, n p and q दोनों का फैक्टर है। n is the factor of both p and q। n is the factor of both p and q। ठीक है, यहां पे तो हम ये कह रहे थे कि p and q को प्राइम है, उनका कोई फैक्टर ही नहीं है, p एंड q को प्राइम है। पर ये बोलता है कि नहीं, p का फैक्टर n है और q का भी फैक्टर n है। कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। यहां पर हम क्या बोल रहे थे कि मान लेते हैं रूट n रैशनल नंबर है। अगर रूट n रैशनल नंबर है तो p एंड q के फॉर्म में एक्सप्रेस होना चाहिए। अगर p एंड q के फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहे हैं तो इसका मतलब p एंड q को प्राइम होना चाहिए। अगर p एंड q को प्राइम होना चाहिए तो इसका मतलब उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, करेक्ट, नहीं होना चाहिए। पर यहां तो कॉमन फैक्टर आ रहा है, यहां तो कॉमन फैक्टर आ रहा है, ये नंबर तो को प्राइम नहीं है, ये नंबर तो को प्राइम नहीं है, कॉमन फैक्टर आ रहा है इनके बीच में। अगर इनके बीच में कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब कि आप जो ये सोच के चल रहे थे कि p एंड q को प्राइम है, वो को प्राइम है ही नहीं, मतलब कि वो p बाई q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकते, मतलब कि ये रैशनल नंबर नहीं है। क्योंकि अगर रैशनल नंबर होते तो p एंड q को प्राइम होते, इनके बीच में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आना था, पर यहां तो कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब कि ये रैशनल नंबर नहीं है, ये इररेशनल नंबर है। समझ में आया, वही बात हो गई, सेम चीज। फिर से एक बात समझो, नहीं समझ में आया तो ये कहता है कि अगर रूट n रैशनल नंबर होता तो p एंड q के p बाई q के फॉर्म में एक्सप्रेस होता। अगर p बाई q के फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है, इसका मतलब p एंड q शुड बी को प्राइम। को प्राइम होने का मतलब इन दोनों में से कुछ भी फैक्टर कॉमन नहीं आना चाहिए, पर यहां तो फैक्टर कॉमन आ रहा है। n p का भी फैक्टर है, n q का भी फैक्टर है, तो अगर p का भी फैक्टर है, q का भी फैक्टर है, इसका मतलब ये दोनों को प्राइम नहीं हो सकते, राइट। आपने तो यहाँ एज्यूम किया था कि ये दोनों को प्राइम है, इसलिए p बाई q के फॉर्म में एग्जिस्ट हो रहे हैं। पर यहां तो पता चल रहा है कि नहीं, इनके बीच में कॉमन फैक्टर है, मतलब ये को प्राइम नहीं है। क्योंकि ये को प्राइम नहीं है, इसका मतलब कि ये जो नंबर है ये रैशनल नहीं है, ये इररेशनल है। ठीक है, तो इसीलिए देयरफॉर व्हिच इंप्लाइज n is the factor of both p and q, therefore our assumption of p and q to be co-prime is incorrect, hence root n is an irrational number, hence root n is an irrational number, इसलिए रूट n एक इरेशनल नंबर है। ठीक है बच्चे लोग, समझ गए? ये बस याद रखो, इसको याद रखो। एक बार फिर से समझाता हूं, यहां पर हुआ क्या। बोला गया था कि प्रूव करो रूट n एक इरेशनल नंबर है। हमने बोला कि नहीं, मान लेते हैं कि रूट n रैशनल नंबर है। अगर रूट n रैशनल है तो p बाई q के फॉर्म में होना चाहिए, और p एंड q ऐसे होते हैं जो को प्राइम होते हैं। अगर p एंड q को प्राइम है तो इसका मतलब p एंड q के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं मिलना चाहिए था, पर यहां पर हमको कॉमन मिला। n p का भी फैक्टर था, n q का भी फैक्टर था, इसका मतलब कि ये को प्राइम नहीं है। अगर ये को प्राइम नहीं है तो इसका मतलब ये रैशनल नहीं है। ठीक है, तो रैशनल नहीं है तो मतलब क्या है, फिर इरेशनल है। सो p बाई q इक्वल टू रूट n, सो p इक्वल टू रूट n इंटू q, p स्क्वायर इक्वल टू n इंटू q स्क्वायर। तो n जो है वो p स्क्वायर का फैक्टर है, तो इसका मतलब n जो होगा वो p का भी फैक्टर होगा। ठीक है, तो अगर n p का फैक्टर है तो n किसी और रैंडम नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो p देगा।
दोनों साइड स्क्वायर करो, पी स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एम स्क्वायर। अब उसके बाद इस इक्वेशन को हमने 1 का नाम दिया, इसको 2 का और इसको 3 का। अब हम 1 एंड 3 को कंबाइन करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये 3 है, इसको कंबाइन करेंगे। दोनों का एलएचएस पी स्क्वायर है तो दोनों का आरएचएस कंपेयर होगा, तो n इंटू क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर एम स्क्वायर, एन इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एम स्क्वायर, एन से ये स्क्वायर कैंसिल, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू एन इंटू एम स्क्वायर। ठीक है, सो इससे क्या पता चलता है, एन क्यू स्क्वायर का फैक्टर है, इसका मतलब अगर क्यू स्क्वायर का फैक्टर है तो एन क्यू का भी फैक्टर है। तो ये बोलता है कि एन पी का फैक्टर है, ये बोलता है एन क्यू का फैक्टर है, तो इसका मतलब एन दोनों का फैक्टर है। तो हमारा जो एजम्पशन था कि दोनों को प्राइम है वो तो है ही नहीं, इसका मतलब जो रूट एन है वो रैशनल है ही नहीं, क्या है वो, इररेशनल है। ठीक है, आवर एजम्पशन ऑन पी एंड क्यू टू बी को प्राइम इज इनकरेक्ट, हेंस रूट एन इज एन इररेशनल नंबर। ठीक है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, हेंस रूट एन इज नॉट अ रैशनल नंबर, रूट एन इज नॉट अ रैशनल नंबर, देयरफॉर रूट एन इज इररेशनल, रूट एन इज इररेशनल। ठीक है, बस ये फॉर्मेट याद कर लेना। अब उसके बाद करना क्या है, जैसे अगले पिछले वाले मतलब ये जो क्वेश्चन देखा था उसमें क्या बोला था, प्रूफ रूट एन इज इररेशनल। इसको पहले कॉपी कर लो, इसको पहले कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं इसी में वैल्यू चेंज करता हूं, कॉपी कर लो, इसके बाद मैं इसी में वैल्यू चेंज करता हूं। तो देखो करना क्या है, जैसे यहां पर बोल रखा है रूट 5, आपको बोल रखा है रूट 5, तो ये हटाओ, इसकी जगह पर 5 लिखा, इसकी जगह पर 5 लिखा, तो यहां पर जो जो जगह है जहां पर n दिख रहा है वहां पर 5 लिख दो। ये देखो ये हटा रहा हूं मैं, इन सारी जगह पर 5 लिख देंगे। ठीक है, सो दिस इज रूट 5, रूट 5 5 5 5, यहां पर भी 5 5। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर भी सेम काम करेंगे, 5 स्क्वायर एंड 5, ये भी 5, ये लो, सो 5 5 स्क्वायर, यहाँ से ये कटा ये कटा। ठीक है, तो ये कितना बचा 5, दिस इज 5, दिस इज 5, यहाँ पर 5 5 5। ठीक हो गया, तो जहां जहां पर n था वहां पे हमने क्या डाल दिया, 5 डाल दिया, बस हो गया प्रूफ, डन। लिख लीजिए इसको, 3 2 1 गो। तो अब ये रूट 5 हो या जो भी हो, आप लोग को ऐसा ही सॉल्व करना है। अच्छा, एक और चीज, एक बात ध्यान में रखिए, अगर कोई नंबर इररेशनल है, इररेशनल नंबर के साथ अगर कोई रैशनल नंबर मिला दे तो रिजल्ट इररेशनल ही आएगा। इररेशनल के साथ कोई सा भी रिलेशन आप रखो तो वो रिजल्ट इररेशनल ही देगा। ठीक है, अब जैसे यहां पर ये बता रखा है, पूछ रखा है आपसे, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इररेशनल। तो ये जो रूट 5 है ये इररेशनल है ना, इसके वजह से ये पूरा इररेशनल बन जाएगा। तो करना वहां पर आपको सेम ही है, करेंगे क्या, यहाँ पर जो ये p/q है वही सेम चीज कि जो ये p/q है इसे आप लिख देंगे 3 + 2 रूट 5। ठीक है, 3 + 2 रूट 5, 3 को इधर ले लो, सो p/q - 3 = 2 रूट 5। ठीक, तो ये बन जाएगा p - 3q अपॉन q = 2 रूट 5। अच्छा 2 को नीचे ले लो, सो p - 3q अपॉन 2q = रूट 5। अब यहां पर क्या लिखोगे आप, यहां पे लिखोगे सिंस रूट 5 इज इररेशनल, या उससे पहले एक स्टेटमेंट ये लिखोगे आप कि p हो गया 3q 2q are rational number and root 5 is irrational, therefore p - 3q upon 2q is irrational and hence 3 + 2 रूट 5 is irrational।
इज इरेशनल। ठीक है, वही चीज क्या करना है कि ये जो इरेशनल वाला हिस्सा है इसको सेग्रीगेट कर लो, इसको अलग कर दो। ठीक है, इसको अलग कर दो। तो बाकी तो वैसे ही है, P3Q रैशनल नंबर, √5 इरेशनल है, क्योंकि राइट साइड इरेशनल हो गया तो लेफ्ट साइड भी पूरा क्या बन गया, वो इरेशनल हो गया। तो क्योंकि लेफ्ट साइड इरेशनल है, राइट साइड भी इरेशनल है ही, तो इसकी वजह से जो ये पूरा बन के आ रहा है, जो कि इसी से बन के आ रहा है, वो भी क्या बन जाता है, इरेशनल। इरेशनल के साथ अगर कोई भी जुड़ जाए तो वो इरेशनल ही बनेगा। ठीक है, इसे फटाफट कॉपी कर लीजिए और इसके टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे याद ये रखना है कि जो इरेशनल वाला पार्ट है उसको RHS में रख दो, बाकी सबको LHS में लेके आ जाओ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। प्रूव दैट, जैसे 1/√2, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो एक काम करो, इसको ना √2/√2 कर दो। इसकी वजह से होगा क्या, ये बन जाएगा √2/2। तो √2/2 को क्या लिखोगे, P/Q, 2 को इधर ले लो, तो 2P/Q इक्वल टू √2। तो राइट साइड देखो इरेशनल है, राइट साइड इरेशनल है, वही स्टेटमेंट लिखोगे जो इससे पहले आपने लिखा था, क्योंकि राइट साइड इरेशनल है, 2P एंड Q आर रैशनल, जिसकी वजह से, क्योंकि राइट साइड इरेशनल है तो लेफ्ट साइड भी इरेशनल है, जिसकी वजह से ये पूरा रिजल्ट क्या है, इरेशनल। सेंटेंस वही लिखोगे जो पिछला वाला लिखा था। यहां पर P/Q विल बी 7√5, 7 को नीचे ले लो, P/7Q इक्वल टू √5। तो राइट साइड इरेशनल है, राइट साइड इरेशनल है तो लेफ्ट साइड भी इरेशनल हो गया, क्योंकि इक्वल टू है ना, तो राइट साइड अगर इरेशनल है तो लेफ्ट साइड भी इरेशनल हो गया। इससे ये पता चलता है कि ये जो पूरा, क्योंकि √5 इरेशनल है, पहले भी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, जैसे √5 को प्रूफ करेंगे वैसे ही √2 को भी प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो पूरा नंबर है 7√5 ये भी इरेशनल है। सिमिलरली 6 + √2, अब 6 + √2 ये तो वही हो गया थोड़ी देर पहले जो ये किया था, 3 + 2 √5, बिल्कुल वैसे ही हम लोग 6 + √2 को भी करेंगे। ठीक है, एक बार लिख देता हूं मैं, ये कैसा लिखेंगे, P/Q इक्वल टू 6 + √2, तो ये बन जाएगा P/Q -6 इक्वल टू √2, सो P -6Q/Q इक्वल टू √2। तो RHS इरेशनल है, LHS भी उस वजह से इरेशनल हो गया, तो ये पूरा नंबर ही इरेशनल हो गया। देयरफॉर 6 + √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये वाली जो एक्सरसाइज, ये सेकंड वाली एक्सरसाइज है, इस पूरी एक्सरसाइज में एक बेसिक एक फ्रेम है, बस उस फ्रेम को याद कर लीजिए, डिफरेंट वैल्यूज पुट करते रहिए और आंसर आ जाएगा।